बंजर जमीन जैसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये खजाने से भरी एक विशाल खदान है। चांद की सतह पर मौजूद हीलियम 3 3000 साल तक दुनिया की ऊर्जा की मांग की पूर्ति कर सकती है। चांद के संसाधनों के पहले खोजकर्ता दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। चांद पर जाना न सिर्फ आसान है बल्कि बहुत फायदेमंद भी है। चांद पर पहुंचने की दूसरी ऐतिहासिक होड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें शीत युद्ध के ताकतवर देश नहीं बल्कि निजी कंपनियां आगे हैं। हमें नासा से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अगर हम उनकी सीखी हुई बातों से सबक लेकर उस पर बेहतर अमल करें तो हम अंतरिक्ष को और जान पाएंगे। लेकिन चांद के उद्योगपतियों को फुर्ती दिखानी होगी। एक नई महाशक्ति हरकत में आ चुकी है। चीन चांद पर अपनी आर्थिक गतिविधि विकसित कर रहा है। शायद फौज नहीं बल्कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी फैसला करेगी कि ये होड़ जीतकर कौन चांद के खजानों पर अपना पहला हक जताता है। चांद पर पहुंचने की नई होड़ में मुकाबले का अंदाज बदल चुका है। ठसाठस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन लद गए। अब चीजों को फिल्मी चकाचौंध के अंदाज में बाजार में उतारा जाता है। एक व्यावसायिक कंपनी के तौर पर हम लीक से हटकर काम करते हैं। हम यहाँ लास वेगस में एक स्पेसक्राफ्ट को पहली बार लोगों के सामने पेश करेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सपने देखे और पूरे किए जाते हैं। बॉब रिचर्ड्स मून एक्सप्रेस के सीईओ हैं। नौजवान इंजीनियरों का उनका दल वो बना रहा है जो उन्हें उम्मीद है कि चांद तक आने जाने की मालगाड़ी बन जाएगी। चांद पर अपोलो स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाले इंजीनियरों की औसत उम्र 28 साल थी। हमारे इंजीनियरों की उम्र भी यही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली है। और आज हम यहाँ चांद पर जाने के एक ऐसे मिशन के बारे में बात करेंगे जो कुछ दशकों पहले तक एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कभी सोच भी नहीं सकती थी। माइक वर्गाला उन युवा इंजीनियरों में से एक हैं जो चांद को अमेरिका का सिर्फ अतीत नहीं बल्कि उसके भविष्य का हिस्सा बनाने पर आमादा हैं। हाल ही में चीन ने चांद पर एक मिशन भेजा और नजरें हम पर टिक गई कि हे, ये अमेरिका में क्या हो रहा है, ये लोग चांद पर जाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए, उसका जवाब हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। कोई भी संस्थान जो कामयाब ढंग से और बार बार चांद पर जाकर लौट पाएगा, वही 21वीं सदी में दौलत के अंबार पर बैठ सकेगा। चांद पर खनिज संपदा का भंडार है। प्लैटिनम जैसे अनमोल धातु, दुर्लभ तत्व जैसे यूरोपियम, जो हीलियम का एक अनोखा स्वरूप होता है, पृथ्वी की ऊर्जा की जरूरतों को कई हजार साल तक पूरा कर सकता है। शायद इसी वजह से सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनी गूगल की नजर चांद पर है। $3 करोड़ का गूगल लूनार एक्स प्राइज निजी तौर पर पैसा लगाने वाले पहले दल को मिलेगा, ताकि वो चांद की सतह पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेज सकें, जो वहां कम से कम आधा किलोमीटर तक जा सके और वापस HD वीडियो भेज सके। वो इनाम विजेता को चांद की खुदाई की टेक्नोलॉजी के विकास की होड़ में बढ़त दिलाएगा और मून एक्सप्रेस एक मजबूत दावेदार है। तो स्पेसक्राफ्ट यहाँ इसके नीचे है? बहुत मेहनत की है और उम्मीद है नतीजा शानदार होगा। आखिर में देखिए आबरा का डाबरा का कमाल, ये रही बेसबॉल। वेगस में आए 10,000 मेहमानों में से कोई नहीं जानता कि मून एक्सप्रेस कैसा दिखता है। चांद पर जाने के लिए हमें एक ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना पड़ा जो बेहद खतरनाक रेडिएशन, जबरदस्त थर्मल रेडिएशन को झेल सके। चांद पर जाना न सिर्फ आसान है बल्कि बहुत फायदेमंद भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आपके सामने हमारा स्पेसक्राफ्ट द मून एक्सप्रेस MX-1। ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के कक्ष से सीधा चांद की सतह पर पहुंच सकता है। एक अकेले स्पेसक्राफ्ट से ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। तो एक आम स्पेसक्राफ्ट चांद पर कई चरणों में पहुंचता है। एक चरण में वो पृथ्वी के कक्ष से बाहर जाता है, फिर वो अपनी दिशा को लेकर आखिरी सुधार करता है।
एक और चरण में वो कक्ष से अलग होता है और फिर आखिर में चांद पर उतरता है। हमारे स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ एक चरण है, तो एक चरण वाला स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंचने के समीकरण बदल देगा। चांद के खनिजों से अमीर बनने के लिए आपको चांद पर साजो सामान भेजने और पृथ्वी पर बेशकीमती खनिज लाने की लागत में कटौती करनी पड़ेगी। मून एक्सप्रेस के इंजीनियरों का मानना है कि MX-1 का एक चरण वाला क्रांतिकारी डिजाइन इसका हल है। हम चांद पर जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, मून एक्सप्रेस के मुख्यालय में इंजीनियरिंग दल ऐसा स्पेसशिप बनाने की तैयारी में है जो वाकई उड़कर चांद पर जाएगा। मैं प्लम्बिंग और फिटिंग की आखिरी जांच कर रहा हूं जो उड़ान के लिए जरूरी है। मुझे जरा इसका नीचे का हिस्सा दिखाएंगे जहां से हमें मुख्य थ्रस्टर्स नजर आए। ये रहा। बहुत खूब। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इन डायग्राम्स को आगे मॉडल बनाने के लिए भेज सकते हैं। चांद पर खनिज हासिल करने की कोशिश करने वाले किसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है चांद पर उतरने की। अगर आप एवियोनिक्स को लेकर एड्रियन की बात पर गौर करें और उसे पूरे सिस्टम पर लागू करें तो सारा मामला मास को कम से कम करने का है। चांद पर ये काले धब्बे असल में बेहद समतल हिस्से हैं और जैसे जैसे हम चांद के ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहां हम नीचे दक्षिणी ध्रुव ल्यूमेनम की तरफ पहाड़ी इलाका देखते हैं जहां हमें जाना है। इन ध्रुवों पर अभी तक कोई नहीं उतर पाया है और यही असली चुनौती है। बेशकीमती खनिज पूरे चांद पर बिखरे पड़े हैं, लेकिन कम लागत में उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने के लिए मजबूरन मून एक्सप्रेस को चांद के सबसे खतरनाक इलाके में उतरना होगा। अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर इक्वेटर के पास समतल जमीन पर बड़ी आसानी से उतरे थे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव के पास ऊबड़ खाबड़ इलाके में बहुत गहरे गड्ढे हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। उन अंधेरे हिस्सों में बर्फीली मिट्टी की मोटी परत होती है। उस बर्फ को रॉकेट के ईंधन में तब्दील करके भारी मात्रा में बेशकीमती खनिज को पृथ्वी पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम दरअसल दक्षिणी गोलार्ध में उतरेंगे। हमारे भविष्य के मिशन नीचे उस हिस्से में उतरेंगे जहां असली दौलत छुपी है, जहां चांद पर पानी इकट्ठा है और काफी सारे संसाधन भी मौजूद हैं। अकेले दक्षिणी ध्रुव में इतना ईंधन बनाने के लिए पानी मौजूद है जिससे 2300 साल तक हर दिन एक शटल मिशन भेजा जा सकता है। यहाँ ईंधन का भंडार है। ये कॉरपोरेशन का आधार है जो इंसानी इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है। ये पिछले 100 साल में बनी अब तक की सबसे बड़ी तेल कंपनी से भी कम से कम 10 गुना बड़ा है। चांद सौर मंडल की पर्शियन गल्फ बन सकता है। इसके संसाधनों की डोर जिसके हाथ में होगी वो पहला अंतरिक्षीय तेल का शहंशाह होगा। लेकिन मून एक्सप्रेस के सामने कड़ा मुकाबला है। पिट्सबर्ग में एस्ट्रोबॉटिक वो कंपनी है जिसकी बुनियाद कार्नेगी मेलन के मशहूर स्कूल ऑफ रोबोटिक्स के हालिया छात्रों ने रखी थी। हम उस नए अंतरिक्ष आंदोलन का हिस्सा हैं जो बेजोड़ है। इसमें चांद पर पहुंचने और उस पर बार बार उतरने की काबिलियत है। मून एक्सप्रेस की तरह एस्ट्रोबॉटिक की नजर भी गूगल एक्सप्राइज से आगे है। उनका इरादा चांद पर साजो सामान भेजकर आखिर में बेशकीमती खनिज लाकर अमीर बनने का है। हमारी पहली उड़ान प्रदर्शन के लिए होगी। हम ये साबित करेंगे कि ये उसी कीमत पर मुमकिन है जिस पर हम दावा करते हैं। पानी से भरपूर दक्षिणी ध्रुव इलाके में ऑटोमेटेड लैंडिंग के मामले में उन्हें लगता है कि उनका लैंडर ग्रिफिन मून एक्सप्रेस से एक कदम आगे है। हमारे लैंडर की खासियत ये है कि ये कैमरों और लेजर की मदद से रास्ता ढूंढता है। चांद पर कोई जीपीएस नहीं है, इसलिए हमारी स्थिति के बारे में बताने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करने के बजाय हम जमीन की चांद की सतह की तस्वीरें खींचते हैं और उन तस्वीरों को हम नक्शों में दर्ज करते हैं और उससे हमारी स्थिति पता लगती है। सब कुछ तैयार है ना? हाँ, तैयार है। टेक 1, टेक 2। इनका सिस्टम 2 कैमरों पर टिका है जो ग्रिफिन के उतरने के साथ साथ तेजी से सिलसिलेवार तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन अगर कैमरे एकदम सीट में नहीं हैं, तो ग्रिफिन रास्ता भटककर बर्बाद हो सकता है। ठीक है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ इस बेहद नियमित पैटर्न से नापकर हम दरअसल कुछ हद तक ये समझ सकते हैं कि ये कैमरे कैसे लगे हुए हैं। हम इसे उस पर तेजी से देख सकते हैं। जब तक हम हर स्क्वायर्स के बीच इन स्क्वायर्स का पता लगा सकते हैं तब तक सब ठीक है। ठीक है। ग्रिफिन के कैमरे जो देखते हैं उसकी तुलना वो मौजूदा चांद के नक्शों से करते हैं जो उनकी मेमोरी में पहले से लोड हैं। लेकिन कैमरे सिर्फ ग्रिफिन की स्थिति पल दर पल पता लगाते हैं। ग्रिफिन पर मौजूद कंप्यूटर को उस जानकारी का इस्तेमाल चांद के पहाड़ या खड़ी ढलान के गड्ढे के किनारे पर उतरने से बचने के लिए करना होगा।
हम एक कंप्यूटर को 3D जानकारी और दूरी का अंदाजा लगाने और उस जानकारी का इस्तेमाल रास्ता ढूंढने में करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये चीज हम इंसान बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मशीनों के लिए बहुत मुश्किल है। अगर एस्ट्रोबॉटिक चांद पर बाजी मारना चाहता है तो उन्हें साबित करना होगा कि उनका लैंडिंग सॉफ्टवेयर उससे बेहतर है जो मून एक्सप्रेस कर सकता है। जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि मुकाबले में उनकी बढ़त असली है या मनगढ़ंत। ग्रिफिन का अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम एक रॉकेट में लगाकर आसमान में छोड़ा जाने वाला है। चांद पर पहुंचने की नई होड़, इंजीनियरों के बीच अकलमंदी की जंग है, लेकिन इस खेल में सिर्फ बड़ी निजी कंपनियां ही अकेली खिलाड़ी नहीं हैं। 14 दिसंबर सन 2013 को चीन के चंगओन 3 मिशन ने लगभग 40 साल में चांद पर पहली कामयाब लैंडिंग की। उसने चांद पर जेड रैबिट नाम का रोवर छोड़ा, जो कीमती खनिजों को ढूंढने के लिए बने सेंसरों से लैस लगता है। चीन पर ध्यान देना चाहिए। वो एक जियोपॉलिटिकल साम्राज्य की तरह फल फूल रहा है और वो उस जियोपॉलिटिकल ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। वो ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता है जो पृथ्वी पर एक दबंग राष्ट्र होगा, और वो चांद पर अपनी टेक्नोलॉजी का नमूना दिखाकर ऐसा करेगा। एस्ट्रोबॉटिक्स के अपने मून लैंडिंग सिस्टम के पहले बड़े परीक्षण से एक रात पहले चीन की लैंडिंग दल में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका ध्यान अपने अमेरिकी मुकाबले पर ही है, लेकिन चीन उन सबसे बहुत आगे निकल सकता है। उन्होंने कैमरों के साथ लैंडिंग की है, जो हमारे लैंडिंग के तरीके जैसा ही है। ऐसी अफवाहें हैं कि वो अपनी लैंडिंग की जगह से चूक गए थे। हाँ, मुझे भी कुछ नजर नहीं आया कि वो लेजर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे खतरों का सिर्फ कैमरे से पता लगाया। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। वो आखिर तक गए, वहाँ इंतजार किया, उन्होंने पृथ्वी पर तस्वीरें भेजी होंगी। कैलिफोर्निया की रेगिस्तान में सुबह हो गई है, जहां पिट्सबर्ग का दल ऑटोमेटेड लैंडिंग टेस्ट के लिए आया है। अगर आज एस्ट्रोबॉटिक का कंट्रोल सिस्टम नाकाम हो गया तो चांद पर पहुंचने की होड़ में वो अपने कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्वियों से और चीन से भी पिछड़ जाएंगे। ये लोग हमारे सेंसर पैक लगा रहे हैं। उसे लगाने के बाद वो उसे अच्छी तरह बांध देंगे, फिर मैं ऊपर जाकर उसकी जांच करूंगा कि काम ठीक से हुआ है या नहीं। लैंडिंग सिस्टम का काम उन बातों का मतलब निकालना है जो वो जमीन पर देखता है, और उसके और पहले से चुनी लैंडिंग की जगह के बीच किसी भी रुकावट से बचना है। चांद से पृथ्वी पर डेटा भेजने में देरी होने की वजह से सिस्टम को इंसानी मदद के बिना काम करना होगा। जब ये चांद पर जाएगा तो इसमें कोई पायलट नहीं होगा, तो चांद पर इसे उतारने के लिए हमें एक कंप्यूटर को ट्रेन करना होगा। हम कंप्यूटर सिस्टम और एक ऐसे छोटे रॉकेट पर कैमरों को उड़ाएंगे जो चांद पर जाने वाला रॉकेट नहीं होगा, लेकिन वो एकदम उसी रास्ते पर उड़ सकता है जिस रास्ते से हम असल में चांद पर पहुंचेंगे। ये रॉकेट 900 फुट की ऊंचाई तक उड़ेगा और फिर एस्ट्रोबॉटिक के कंप्यूटर को कंक्रीट के लैंडिंग पैड तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ उसे रेगिस्तान की झाड़ियों और इमारतों से बचना होगा। चांद के खतरनाक दक्षिणी ध्रुव पर उसे बड़े बड़े पत्थरों और गहरे गड्ढों के किनारों से बचना होगा। हम लैंडिंग की जगह पर खतरों का पता लगाने और चांद पर उतरते समय लैंडर को एकदम सही जगह पर उतारने की अपनी काबिलियत को परखने की कोशिश कर रहे हैं। लैंडिंग का सिर्फ एक मौका मिलता है। अगर लैंडर बहुत तेजी से उतरा तो टकरा जाएगा, अगर वो बहुत धीरे उतरा तो ईंधन खत्म हो जाएगा और वो टकरा जाएगा। ये लैंडिंग लगभग वैसी ही है जैसा हम हकीकत में चांद पर जाने पर कर सकते हैं, तो इससे हमें ऐसा डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी जिसका इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटरों और सेंसरों को ट्रेन करने में कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे ही लैंडर अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, एस्ट्रोबॉटिक के सेंसर नीचे खतरों से भरी जमीन की जांच शुरू करके रॉकेट के रास्ते के लिए रियल टाइम एडजस्टमेंट करने लगते हैं ताकि वो सुरक्षित लैंडिंग पैड तक आ सके। हम बहुत खुश हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने कभी असली रॉकेट उड़ाया, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि लैंडर उसी रास्ते से होकर नीचे उतरा जिस रास्ते से वो चांद पर उतरेगा।
उड़ान बहुत अच्छी रही। हम उसी रास्ते पर उड़ान भरने में कामयाब रहे जो हमने सोचा था। हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। इस जीत से न सिर्फ एस्ट्रोबॉटिक के उस यकीन को बल मिलेगा कि वो $3 करोड़ का लूनर एक्स प्राइज जीतेंगे, बल्कि इससे वो चांद से अरबों कमाने के अपने बड़े मकसद की तरफ भी तेजी से बढ़ सकेंगे। हम उस नए अंतरिक्ष आंदोलन का हिस्सा हैं जो बेजोड़ है। इसमें चांद पर पहुंचने और उस पर बार बार उतरने की काबिलियत है, और चांद पर पहुंचने के लिए इसे अब किसी देश की ताकत की जरूरत नहीं है। मैं अंतरिक्ष का कमर्शियलाइजेशन होते देखना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा कि चांद पर हर रोज या हर हफ्ते एक मिशन जाए, और सब उसे एक मिशन नहीं बल्कि एक फ्लाइट कहेंगे। इतिहास में पहली बार बड़ी बड़ी निजी कंपनियां चांद पर उतरने के लिए बेताब हैं। लेकिन चांद पर जाना मुनाफे का सौदा बनाने के लिए वहां महज उतरने से ज्यादा करना होगा। चांद का खजाना ढूंढना होगा। सन 1972 में अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट यूजीन सर्नन ने चांद पर एक रेडिएशन एक्सपेरिमेंट करते हुए अपना कैमरा वहीं छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि 1-2 साल के अंदर कोई दूसरा दल उनके कैमरे को लेने आ जाएगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दशकों में चांद पर पहुंचने वाले वो आखिरी शख्स होंगे। लेकिन उनके कैमरे से शायद कोई मिलने आने वाला है। गूगल लूनर एक्स प्राइज की दौड़ में तीसरा दल है पार्ट टाइम साइंटिस्ट का। उनका इरादा अपोलो 17 के उतरने की जगह पर जाने का है। उनके अभियान का मकसद एडवांस्ड रोबोटिक लैंडिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके लिए सारा कमाल कैमरे का है। हमारे लिए सबसे कमाल की चीज है ऑप्टिकल सब सिस्टम, क्योंकि ये कुछ तस्वीरों को उस क्वालिटी में कैद कर सकता है जिसे हम इससे पहले चांद की सतह पर कभी कैद नहीं कर पाए हैं। यानी इसकी बदौलत हम चांद की सतह की बनावट के बारे में और जान सकते हैं। चांद की खुदाई की कोई भी कोशिश उस जगह का एकदम सही पता लगाने से शुरू होनी चाहिए जहां उसकी खनिज संपदा का भंडार है। चीन के पहले अभियान का यही मकसद था। चीन के पूरे मिशन का मकसद सिर्फ उन जगहों का पता लगाना था जहां से संसाधनों के मिलने की उम्मीद थी। मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात यह है कि हम चांद पर जाकर थोड़ी जांच पड़ताल करें। पार्ट टाइम साइंटिस्ट चीन के नक्शे कदम पर चलकर उनसे आगे निकलने की उम्मीद कर रहे हैं। पार्ट टाइम साइंटिस्ट असल में 70 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक दल है जो दुनिया भर में 2400 घंटे काम करते हैं। इसका नारा है कि जी हाँ, ये रॉकेट साइंस है। ये दरअसल हमें पूरे अभियान के लिए हौसला देता है, क्योंकि जी हाँ, ये पेचीदा है और ये रॉकेट साइंस है, लेकिन यकीन मानिए हम इसे कर दिखाएंगे और इसे बेहतर तरीके से कारगर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन चीन की सरकार मून एक्सप्रेस और एस्ट्रोबॉटिक के मुकाबले जर्मनों के साथ एक बड़ी दिक्कत है। दल के सभी लोग फुल टाइम नौकरी करते हैं। इसीलिए इस मिशन पर हम देर रात तक काम करते हैं, काफी ओवर टाइम करते हैं। ये ऐसा है कि आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं और आप फिर से 8 घंटे काम करते हैं। पार्ट टाइम साइंटिस्ट के पास उतना पैसा या लोग नहीं है जिससे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के पहाड़ी इलाके में ऑटोमेटेड लैंडिंग की पेचीदगियों से निपट सकें। वो इक्वेटर के पास सपाट इलाके में लैंडिंग करना चाहते हैं जहां अपोलो का दल उतरा था। उनका खास ध्यान इस बात पर है कि उन्हें चांद पर क्या नजर आएगा। उनका लैंडर जूल्स वर्न एसिमोव नाम का रोवर छोड़ेगा जिसमें एक एडवांस्ड ऑप्टिकल सिस्टम लगा हुआ है। उसका मकसद चांद की चट्टानों की HD तस्वीरें भेजना है जिसमें ऐसे खास फिल्टर लगे हैं जो कीमती खनिज का पता लगा सकते हैं। क्योंकि हम उन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड सेंसर, इमेज सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उससे कहीं ज्यादा बारीकियां पता चलेंगी जो हम अपने स्मार्टफोन से कभी नहीं जान पाएंगे। तो इसकी बदौलत हम चांद की सतह की बनावट और उन चीजों के बारे में जान पाएंगे जिनसे चांद की सतह बनी हुई है। हमारे पास चांद के केमिकल कॉम्पोजिशन की जो स्कैन हैं, उन्हें कक्ष में मौजूद स्पेसक्राफ्ट से लिया गया है। वो बहुत धुंधले हैं और उनसे उन सभी खनिजों का पता नहीं चलता जिनका हम वहाँ खनन करना चाहेंगे। लेकिन कैमरे के अलग अलग वेवलेंथ पर देखने से कि चट्टानें सूरज की रोशनी कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, खासकर इंफ्रारेड में खनिजों की सही जगह और पहचान पता लगेगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अलग अलग इंफ्रारेड पर्सपेक्टिव वाला कैमरा लगा हुआ है जिससे आप चांद की सतह की जाँच कर सकते हैं। पार्ट टाइम साइंटिस्ट को उम्मीद है कि चांद पर खनिजों के खोजकर्ता उन्हें उनकी रोबोटिक आंखें इस्तेमाल करने का पैसा देंगे जो वहाँ प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं और बेहद दुर्लभ तत्वों का पता लगाएंगी। ये तत्व पहले से ही चीन और अमेरिका के बीच जियोपॉलिटिकल रस्साकशी के मुद्दा बने हुए हैं। 95% से ज्यादा दुर्लभ तत्व आज चीन की खदानों से आते हैं और उनकी निर्यात बेहद सीमित है। हाईटेक इंडस्ट्री में उनकी जबरदस्त मांग को देखते हुए चीन उन्हें $1000 प्रति ग्राम से ज्यादा कीमत पर बेच सकता है और आने वाले साल में उनकी मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अगर पार्ट टाइम साइंटिस्ट मुनाफे वाले दुर्लभ तत्व के कारोबार में आ गए
तो उन्हें फिर अपने दिन की नौकरियों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल उनका ध्यान पैसे जुटाने पर लगा हुआ है ताकि उनका प्रोजेक्ट शुरू होने तक चलता रहे। चांद पर लैंडिंग के लिए गूगल लूनर एक्स प्राइज कमेटी बड़े इनाम से पहले छोटे छोटे इनाम दे सकती है अगर उन्हें लगा कि दल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी तरक्की कर रहा है। एक्स प्राइज के जज यहाँ पार्ट टाइम साइंटिस्ट के कैमरे से खींची तस्वीरों की जांच कर रहे हैं। अगर वो पास हो गए तो वो $2.5 लाख जीत जाएंगे। इनाम जीतने से मिली रकम से उन्हें 2 चीजें हासिल होती हैं। एक है पैसा, जिससे वो अपना काम जारी रख सकते हैं, और दूसरी चीज है शोहरत, जिससे उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए आगे की स्पॉन्सरशिप मिलने में मदद मिल सकती है। पृथ्वी पर रहते हुए आप चांद के इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकते। हैम्बर्ग जर्मनी के बाहर स्पेस एक्सप्लोरेशन हॉल की लूनर लैब में चांद की सतह की नकल बनाई जाती है, जहां एसिमोव चक्कर लगाएगा। इस लैब में चांद की रोशनी की भी नकल की जाती है ताकि कैमरे का एकदम असली टेस्ट मुमकिन हो। अहम बात यह है कि कितनी जल्दी तस्वीर ब्लैक से व्हाइट होती है। ब्लैक और व्हाइट के बीच किनारा कितना सीधा खड़ा है। सही मायनों में तो एक पिक्सल ब्लैक और अगला व्हाइट होना चाहिए। रोशनी को बिखेरने के लिए चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। परछाइयां गहरी काली होती हैं और सूरज की सीधी रोशनी में चांद की मिट्टी की चमक आंखें चौंधिया देती है। पार्ट टाइम साइंटिस्ट को ऐसा कैमरा बनाना होगा जो रोशनी में आए इस जबरदस्त बदलाव से निपट सके और फिर भी अहम खनिजों की अलग खास पहचान को कैद कर सके। एक बात बताइए, क्या नतीजे पहले से बेहतर हैं? आप क्या कहते हैं? ये ठीक है। टेस्ट के नतीजे कई और महीनों तक नहीं बताए जाएंगे, लेकिन पार्ट टाइम साइंटिस्ट को यकीन है कि उन्होंने जजों का दिल जीत लिया है। अब वो अपना रोवर कंट्रोल सॉफ्टवेयर बनाने में जुट जाएंगे और लंबी अवधि के इनाम पर नजरें टिकाए रहेंगे। मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात यह है कि चांद पर कुछ बुनियादी ढांचे पर काम शुरू किया जाए और वहां से आप भविष्य में उससे कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। दुनिया भर में इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी चांद पर नजरें टिकाए हुए है। हमारे पास चांद पर पहुंचने, वहां उतरने और खनिज संपदा को ढूंढने की टेक्नोलॉजी है। अब हमें बस ये पता लगाना है कि हम चांद पर जाकर खुदाई कैसे करें। चांद हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये वीरान दुनिया इतिहास में सबसे अनमोल खदान बन सकती है। चीन में निजी कंपनियां चांद की दौलत पर पहला हक जताने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। चांद पर सबसे पहले रोबोट खुदाई करेंगे, लेकिन उन्हें एक बिल्कुल अनजान माहौल में अपना काम करना सीखना होगा, जहां पृथ्वी से 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण है और तापमान में सोच से परे बदलाव होते हैं। पिट्सबर्ग स्थित एस्ट्रोबॉटिक ने एक रोवर बनाया है जो चांद पर आधा किलोमीटर चलने की लूनर एक्सप्राइज की मांग पूरी करेगा। लेकिन वो पहले ही इससे आगे की सोच रहे हैं। वो दुनिया का पहला चांद की खुदाई करने वाला रोबोट बना रहे हैं। हमने चांद को लेकर अब काफी कारोबारी रवैया अपना लिया है। ये होड़ एक एक्स प्राइज दावेदार की दूसरे दावेदार से नहीं है, बल्कि ये होड़ अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। ये होड़ टेक्नोलॉजी में है और कारोबार बढ़ाने में है। ये पोलारिस है, ऐसा रोवर जिसे दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई चांद की मिट्टी में खुदाई करने और उसकी सही कीमत का पता लगाने के लिए बनाया गया है। पोलारिस एक ऐसा रोबोट है जो चांद के ध्रुवों पर जाकर मिट्टी के नमूने इकट्ठा करके उसमें मौजूद चीजों का पता लगाकर हमें ये जानकारी दे सकता है कि चांद की सतह कैसी है। चांद के ध्रुवों पर मिट्टी में बर्फ, मीथेन और जमी हुई दूसरी गैसों का भंडार है, जिन्हें वॉलेटाइल्स कहते हैं। वो चांद को गैस स्टेशन में बदल सकते हैं और चांद पर खुदाई करने वाली कंपनियों को वो ईंधन दे सकते हैं जो उन्हें खनिजों को पृथ्वी पर भेजने के लिए चाहिए। वॉलेटाइल्स वो चीजें होती हैं जो चांद पर ठंडे हिस्सों में फंसी हुई हैं। मीथेन जैसी चीजें आमतौर पर निकल जाती हैं, लेकिन चांद के ध्रुवों पर वो लिक्विड नाइट्रोजन वाले तापमान से फंसी रह जाती हैं। वॉलेटाइल्स दिलचस्प होते हैं क्योंकि उन्हें ईंधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो एक ऐसा तरीका है जिनसे हम पृथ्वी से दूर लंबी अवधि के काम शुरू कर सकते हैं। आज एस्ट्रोबॉटिक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर केविन पीटरसन और मुख्य टेस्ट इंजीनियर फ्रेजर किचल पोलारिस का टेस्ट रन कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि वो कितनी तेजी से खुदाई कर सकता है। हमें 1 मीट्रिक टन मिट्टी को 1 घंटे में हटाना है ताकि खुदाई करके वॉलेटाइल्स निकालने के दौरान हमें किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए। तो हम यहाँ ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम ये काम कितनी जल्दी कर सकते हैं। पोलारिस को चांद की मिट्टी को जल्दी से काटने और प्रोसेस करने में कामयाब होना पड़ेगा।
जब चांद पर 2 हफ्ते लंबे दिन की गर्माहट खत्म होगी तो रात बेहद सर्द हो जाएगी और उसे काम करना बंद करना होगा। चांद पर हम जो भी करते हैं वो हमें वक्त के दायरे में करना पड़ता है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। रात में तापमान 0 से 132 डिग्री सेल्सियस नीचे जाता है। यानी अगर आपका कोई भी काम वहाँ दिन ढलने तक खत्म नहीं हुआ तो शायद आप अगले दिन उसे पूरा करने के लिए जाग ना पाएं। जब सूरज ढलता है तो चांद की सतह पर तापमान बहुत जबरदस्त ढंग से गिर जाता है, इसलिए रात में चांद पर इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान का नाकाम होना आम बात है। पोलारिस अपने घूमने वाले कई स्कूप से मिट्टी को खोदता हुआ बीच में लगी एक टोकरी में डाल देता है। पूरा भर जाने पर पोलारिस एक छोटे से डंप ट्रक की तरह टोकरी को पलटकर खाली कर देता है। ये रेत उससे भारी है जो हमें चांद पर देखने को मिलेगी। ये गीली है, इसमें कंकड़ पत्थर हैं, इसलिए हो सकता है पोलारिस उस रफ्तार से धीमे चल रहा हो जितना वो अमूमन चलता है। खुदाई करने वाले इस रोवर का वजन करीब 180 किलो है, लेकिन चांद पर ये इतना भारी नहीं होगा जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव 6 गुना कम है। ऐसी मशीन या बुलडोजर बहुत ज्यादा भारी होता है और वो उस वजन का इस्तेमाल किसी चीज को तोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन चांद पर वो फायदा नहीं मिलता, इसलिए भारी चीज असल में अच्छा इम्तिहान है। केविन, आखिरी और चौथी टोकरी खाली हो गई है। अच्छा, तो इसने करीब 14 मिनट लिए। 14 मिनट, ठीक है। पोलारिस आज के टेस्ट में पास हो गया। 14 मिनट में उसने आधा टन मिट्टी हटा दी। लेकिन एस्ट्रोबॉटिक के इंजीनियर पोलारिस की रफ्तार बढ़ाने पर काम करते रहेंगे। वो जितनी ज्यादा खुदाई करेगा उतना ही ज्यादा खनिज ढूंढ सकेगा। लेकिन पोलारिस उस खजाने की झलक भर देख सकता है जो चांद पर छुपा हो सकता है। तो कैसा चल रहा है? ये ठीक लग रहा है, ये जगह सही लग रही है। हनी बी रोबोटिक्स और गहराई में जाने की सोच रहे हैं। हनी बी स्पेस ड्रिल बनाने के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। उन्होंने एक ड्रिल मंगल ग्रह के क्यूरियोसिटी रोवर के लिए बनाई थी। अब वो चांद के लिए औजार तैयार कर रहे हैं। अगर आप नजर डालें तो यहाँ पृथ्वी पर हम जो करते हैं वो है ड्रिल करना। हम तेल के लिए, खनिज संसाधनों के लिए ड्रिल करते हैं। हम उन संसाधनों को निकालने के लिए इंसानों को जमीन के नीचे भेजते हैं। सारा खजाना जमीन के नीचे छुपा हुआ है। चांद पर सबसे अहम खजाना है जमा हुआ पानी। अगर वहाँ स्थायी खदान बनानी है तो उसकी खुदाई करने वाले रोबोट के बेड़े को संभालने के लिए इंसानों की जरूरत होगी। इन मार्गदर्शकों को पीने के लिए और रॉकेट के ईंधन में बदलने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी ताकि खनिज संपदा को पृथ्वी पर भेजा जाए। शुरुआती बेस पर शायद 9 से 12 लोग होंगे। उन सब का काम रोबोट, रखरखाव और नई जानकारियों को देने से जुड़ा होगा। एक बार आपको पानी मिल जाए तो हर चीज की चाबी मिल जाती है। पानी जिंदगी है, आने जाने का साधन है। जहाँ तक कीमत का सवाल है तो उसकी कीमत चांद पर $75,000 से लेकर $1 लाख प्रति किलो के आसपास होगी। अंतरिक्ष में पानी सबसे अहम चीज है। मान लीजिए कि अगर आप सहारा रेगिस्तान जाते हैं तो क्या ज्यादा कीमती है, 1 लीटर पानी या फिर 1 किलो सोना? चांद का जमा हुआ पानी सबसे कीमती कच्ची धातु से भी ज्यादा कीमती है। इससे पृथ्वीवासियों में चांद पर जमीन हथियाने की जंग छिड़ सकती है। ऑक्सीजन को इकट्ठा करना और फिर उसे गहरे अंतरिक्ष में छानबीन के लिए इस्तेमाल करना वाकई में मुमकिन है। चांद से किसी भी चीज को छोड़ना और भी ज्यादा असरदार और बेहतर है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम गुरुत्वाकर्षण है। तो मैं कारोबार के रास्ते बनते देख सकता हूँ पृथ्वी से चांद तक और चांद से गहरे अंतरिक्ष तक। लेकिन पहले किसी को ऐसी ड्रिल बनानी होगी जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बेतहाशा ठंडे तापमान में जमी बर्फ को निकाल सके। अच्छा, तो बोलो अब ड्रिल लगाते हैं। इसे 150 RPM पर चलाते हैं। क्रिस जैकनी और उनके सहकर्मी बोलेट मेलोरोविच एक बर्फ से भरी बाल्टी के साथ काम कर रहे हैं जो लिक्विड नाइट्रोजन के तापमान यानी 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे है, यानी लगभग 3 से 4 इंच। हमें असल में बर्फ से मतलब है। हमारा मकसद बर्फ का नमूना लेना है और हमें ये पता लगाना है कि बिना अटके अच्छी तरह ड्रिल कैसे करें। बर्फीले हालात में ड्रिल करते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है ड्रिल बिट को बहुत ज्यादा गर्म होने से रोकना। आपने देखा ना कि ड्रिल बिट का तापमान बढ़ गया है? अच्छा, तो क्या -20 से कम है? हाँ, अभी ये करीब -15, -12 है। ठीक है। अगर ड्रिल बिट बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उसके आसपास की बर्फ पिघलने का खतरा रहता है। अगर वो बर्फ फिर से जम जाए तो वो गोंद की तरह काम करते हुए ड्रिल को उसी जगह अटका देगी। -2। तो इस मामला गड़बड़ हो रहा है।
ओह, लगता है ड्रिल अटक गई। तो तापमान 0 डिग्री के आसपास था और बर्फ का तापमान शायद -20 डिग्री सेल्सियस है, और अब ड्रिल अटक गई। हो सकता है आपको बर्फ मिल जाए, आपको चट्टाने मिल जाएं, बड़े पत्थर मिल जाएं, आपको कुछ नहीं पता होता है। इसलिए आपका ड्रिलिंग सिस्टम इस तरह का बना होना चाहिए जो किसी भी तरह के इलाके में काम कर सके, और इसलिए हमने उसकी टेस्टिंग में काफी वक्त लगाया है और इस बात का ध्यान रखा है कि ड्रिल के अटकने जैसे खतरनाक हालात कभी ना हो। चांद पर काम करने की चुनौतियां उससे कहीं ज्यादा हैं जो पृथ्वी पर किसी भी खुदाई के अभियान में सामने आई हैं। और चांद ड्रिल को जो नुकसान पहुंचा सकता है उसका मुकाबला उससे नहीं हो सकता जिसका सामना इंसान वहां करेंगे। तापमान में जबरदस्त बदलाव और जानलेवा रेडिएशन की लहरें। चांद की खुदाई करने की होड़ जो भी जीतेगा उसे ब्रह्मांड में काम करने के सबसे मुश्किल हालात को झेलना होगा। चांद पर खुदाई का काम करना इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक काम होगा। चांद का अपना कोई वायुमंडल ना होने की वजह से उसकी सतह पर उल्कापिंडों, खतरनाक सोलर फ्लेयर, जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन और तापमान के चरम बदलाव का हमला होता रहता है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और दिन में सहारा के रेगिस्तान से 2 गुनी गर्मी होती है। चांद पर रातें अंटार्कटिका से 4 गुनी ठंडी होती हैं। अपोलो अभियानों को चांद पर इस तरह भेजा जाता है कि वो चांद की सुबह के वक्त ही वहाँ पहुँचते हैं। वो चांद की सतह पर कभी भी 3 से ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते। अगर हमें चांद के खजाने को निकालने के लिए वहाँ इंसानों की स्थायी बस्ती बनानी है तो हमें ऐसे ठिकाने बनाने होंगे जो उन चुनौतियों को झेल सकें। लेकिन हार्वर्ड कॉलेज के फिजिसिस्ट और इंजीनियरों के एक समूह के पास एक अनोखा विचार है। उनका मानना है कि शायद चांद पर हमारे लिए घर पहले से ही मौजूद हैं। अपने विचार को परखने के लिए वो पृथ्वी पर बिल्कुल वैसे ही माहौल की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए एक समझदार डिजाइनर उस कुदरती कवच का फायदा जरूर उठाना चाहेगा जो चांद की सतह पर मौजूद एक लावा ट्यूब दे सकती है। सन 2010 में एक नासा ऑर्बिटल सर्वे ने चांद की सतह पर एक छेद का पता लगाया था। जांच से पता चला वो जमीन के नीचे 1200 फुट चौड़ी एक ऐसी गुफा का मुहाना था जो 300 फुट मोटी दीवारों से घिरी थी। चांद पर घर बनाने के लिए वो एक बढ़िया जगह हो सकती है। वो जगह उल्कापिंडों और रेडिएशन से कुदरती तौर पर बचाएगी और साथ ही लगातार 0 से 12 डिग्री सेल्सियस के बर्दाश्त करने लायक तापमान को बनाए रखेगी। वैज्ञानिकों को शक है कि जमीन के नीचे बनी ये गुफा एक लावा ट्यूब का हिस्सा है, क्योंकि 4.5 अरब साल पहले पूरा चांद पिघले हुए लावे का एक गोला था। वहाँ ऐसी हजारों लावा ट्यूब हो सकती हैं, जो रहने की जगह का विशाल जाल बन सकती हैं। लावे के बहाव के साथ अक्सर ऐसा होता है कि सतह पर इसकी परत जम जाती है, तो अक्सर पिघला हुआ लावा ठोस सतह के नीचे बहता रहता है और ऐसी नालियों या लावा ट्यूब्स की एक श्रृंखला बन जाती है। और जब इन नालियों से लावा बहना बंद हो जाता है तो ये खाली गुफाएं बचती हैं। लेकिन चांद पर किसी गुफा में घर बनाने से पहले किसी को या किसी चीज को इसकी बारीकी से जांच करनी होगी। हार्वर्ड दल एक ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी की जांच कर रहा है जो लावा ट्यूब की जांच करके खुद उनका एक नक्शा बना सकती है। सुबह से काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने में मजा तो काफी आता है, लेकिन ये काफी खतरनाक जगहें हैं। जो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है वो इन जगहों के उन खतरों का सामना कर सकती है जिनमें इंसानों को भेजना हमारे लिए मुश्किल होगा। एल्बर्टो लुईस स्कैनिंग के ऐसे साजो सामान और सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं जिन्हें चांद पर रहने की जगह ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल आज हम यहाँ मोहावी रेगिस्तान की एक लावा ट्यूब का 3D नक्शा बना रहे हैं और इसे करने के लिए हम एक लेजर रेंज फाइंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारा रोवर दीवार से कितनी दूर है। और फिर हम उस जानकारी को इकट्ठा करके एक 3D नक्शा बनाएंगे जो इस गुफा की जांच पड़ताल करने में मदद करेगा। जानकारी मिलने के साथ साथ लावा ट्यूब की एक शुरुआती 3D रूपरेखा तैयार हो जाती है। हमें उम्मीद है कि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने की वजह से वहाँ की लावा ट्यूब ज्यादा चौड़ी और लंबी होगी। क्या हुआ, पानी मिला क्या? हाँ, और पता चला कि मैंने एक बैटरी क्लिप अंदर ही छोड़ दिया था। चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक है। इसने सही से काम किया। रोवर में एक स्पेक्ट्रोमीटर भी लगाया गया है जो लावा ट्यूब की दीवारों की बनावट का पता लगा सकता है, जिससे भविष्य में चांद की गुफाओं में बसने वाले लोग ये पता लगा सकें कि वहाँ कैसे घर बनाए जाएं।
हमारे पास एक रोवर है जिसके ऊपर एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। ये स्पेक्ट्रोमीटर लावा ट्यूब की दीवारों का यहीं पर विश्लेषण कर सकता है। तो एक स्पेक्ट्रोमीटर चीजों पर रोशनी डालता है, जो इस मामले में एक लेजर है, 4 या 5 डायनोमीटर का लेजर। जो रोशनी वापस आती है, हम उसका विश्लेषण करके ये बता सकते हैं कि लावा ट्यूब की बनावट कैसी है, ये किन चीजों से बनी है। ठीक है, अब हमने गुफा का तकरीबन आधा सफर पूरा कर लिया है और यहाँ हमें एक ऐसी चीज मिली है जिसकी तलाश रोवर चांद की सतह पर करेगा। और ये चीज है गुफा के चारों तरफ जमा बसॉल्ट में पानी के रिसाव की निशानी ढूंढना। और यहाँ शायद हमें कुछ कार्बोनेट मिला है, यानी कि वो खनिज जो गुफा बनने के बाद बहकर अंदर आया था। यूवी लाइट की रोशनी में आप इन सफेद चमकीली संरचनाओं को देख सकते हैं जो बसॉल्ट के गहरे रंग पर कार्बोनेट के जमने से बनती हैं। जैसे आज हम पृथ्वी पर इन लावा ट्यूब की जांच पड़ताल कर रहे हैं, वैसे ही एक दिन चांद की लावा ट्यूब के अंदर रोवर जाएंगे और उनकी बनावट का पता लगाएंगे। चांद के खजाने पर अपना हक जताने की होड़ तेज हो रही है, लेकिन इस होड़ के कानूनी पहलू पर अब भी कई सवाल हैं। आखिर चांद पर मालिकाना हक किसका है? तो चांद पर जाने की तुलना हम बहुत सी बातों से कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड रश से। ये कई मायनों में बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि चांद पर भी कोई कानून नहीं बना है जो कि उन गतिविधियों को नियंत्रण में रख सके जो हम वहाँ करने वाले हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि चांद पर हमारा हक है, जो चीजें हम चांद से लाए हैं उन पर हमारा हक है। अगर इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो ये चांद पर बसने की दौड़ को शुरू करने से पहले ही खत्म कर सकता है। जब चांद के मालिकाना हक की बात होती है तो वो सबके लिए खुला है। तो हम वहाँ बस्तियां बनाएंगे, वहाँ दबी हुई चीजों को निकालेंगे और तब हमें अपने इलाकों की हिफाजत करनी होगी। जब तक चांद पर जाने वाले नए अभियानों को लेकर कानून नहीं बनते, तब तक हर काम को सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। कानून रहित चांद पर कुछ नया कर दिखाने की दौड़ में मून एक्सप्रेस का मुकाबला सिर्फ दूसरी कंपनियों से नहीं, बल्कि कुछ दूसरे देशों से भी है। सब जानते हैं कि चीन चांद पर पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि मून एक्सप्रेस का सफर कितना मुश्किल है। चांद एक काफी बड़ी जगह है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी खास जगहें हैं जो काफी अनोखी चीजों से भरी हुई हैं। तो एक व्यावसायिक कंपनी होने के नाते हमें फायदा तभी होगा जब हम सबसे पहले वहां पहुंचकर उन अनोखी चीजों को निकालें और उन्हें सबसे पहले बाजार में लेकर आए। हम नहीं चाहते कि कोई भी इसमें टांग अड़ाए। जैसे चीन का यह हक है कि उसके रास्ते में कोई ना आए, वैसे ही हमारे काम में कोई दखल न दे। चांद पर अपना बेस बनाने के बाद खजाने की खोज में निकले लोग जल्द ही चांद पर खुदाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन सीमित लोगों और बिना किसी साजो सामान के साथ चांद पर खदान को बनाना पृथ्वी के मुकाबले बहुत मुश्किल है। साजो सामान से लदे रॉकेट को चांद पर पहुंचाने में कई साल और अरबों डॉलर लग जाएंगे। जो भी वहां पहुंचने का आसान तरीका ढूंढ पाएगा, उसके हाथ में चांद पर मौजूद खजाने का बड़ा हिस्सा आएगा। अंतरिक्ष में सामान पहुंचाना मुश्किल काम है। रॉकेट बेहद महंगे हैं, आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। एक भी गलती खतरनाक साबित हो सकती है। तो अगर आज आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई चीज पहुंचानी है तो उसमें कम से कम कई महीने लग जाते हैं और फिर आपको अगले रॉकेट का इंतजार करना होता है, जिसमें अक्सर कई साल लग जाते हैं। एक कंपनी को लगता है कि उसे आसान सा शॉर्टकट मिल गया है। मेड इन स्पेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है जिससे चांद के खजाने के खोजकर्ता अपनी जरूरत की हर चीज बनाने के लिए चांद पर मौजूद एक चीज का इस्तेमाल करेंगे, मून डस्ट का। 3D प्रिंटिंग के जरिए मैं इंटरनेट की मदद से आपको कोई भी चीज भेज सकता हूँ और इसी तरह 3D प्रिंटिंग के जरिए हम चीजों को अंतरिक्ष में भी भेज सकते हैं। इसके लिए हम उस संचार व्यवस्था का इस्तेमाल करेंगे जिसे किसी दूसरे तरह के सूचना संचार के लिए विकसित किया गया है। मेरे हाथ में एक लूनर रेगुलेट सिमुलेंट है और इसकी मदद से हम लैब में प्रिंटिंग करके ये दिखा रहे हैं कि एक ऐसी ही मशीन से उस धूल का इस्तेमाल करके 3D चीजें बनाई जा सकती हैं जो चांद, मंगल या फिर किसी एस्टेरॉयड पर मिलती हैं। चीजों को बनाने के लिए एक 3D प्रिंटर कच्चे माल की बहुत सूक्ष्म मात्रा को परत दर परत छोड़ता है। ऐसा ही एक बड़ा प्रिंटर चांद की खुदाई में काम आने वाले सारे औजार बना सकता है, जैसे कि बेलचे और रिंच। और अगर पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर कोई जरूरी औजार टूट जाए तो ये काफी काम की चीज साबित होगा। तो आप प्रिंटर के प्रिंट हेड को देख सकते हैं जो पिघलाई हुई प्लास्टिक को परत दर परत छोड़कर चाबी के अगले हिस्से को बना रहा है। दरअसल जो हिस्सा अभी बन रहा है वो एक क्रोफुट रेंच है और ये उस औजार की हूबहू नकल है जो आज स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। औद्योगिक दुनिया में 3D प्रिंटर का इस्तेमाल एक आम बात हो गई है, लेकिन मेड इन स्पेस अकेली ऐसी कंपनी है जिसने इन्हें कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति में इस्तेमाल करने का तरीका खोजा है। उन्होंने इन्हें 500 से भी ज्यादा पैराबोलिक टेस्ट फ्लाइट में टेस्ट किया है जो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 6वें हिस्से की नकल करती हैं।
हमने अपनी माइक्रोग्रेविटी प्लेट पर यह पाया कि माइक्रोग्रेविटी से बने आम प्रिंटर ने काम नहीं किया। उनमें अटकने के अलावा और भी मुश्किलें आती थी। तो हमने 3D प्रिंटिंग को अंतरिक्ष में इस्तेमाल करने का तरीका सीखा और उसके आधार पर एक नया प्रिंटर बनाया। तो ये हैं वो पहले 21 हिस्से जिन्हें अंतरिक्ष में प्रिंट किया जाएगा। इन हिस्सों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रिंट किया जाएगा। इनका नाम होगा माइक्रोग्रेविटी साइंस ग्लव बॉक्स। अब दल अपने प्रिंटर को सबसे कड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा है, जो होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक का सफर। ये प्रिंटर उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा जब इंसानी इतिहास में किसी ने पहली बार पृथ्वी की सतह से ऊपर किसी चीज या किसी औजार को बनाया होगा। मून डस्ट को एक खदान में इस्तेमाल होने वाले औजारों में बदलकर ही हम चांद के खजाने को इस्तेमाल करने की सोच सकते हैं। बाहरी दुनिया की हमारी पहली खदान पृथ्वी पर निर्भर ना होते हुए भी एक बहुत फायदे का सौदा साबित होगी। बहुत साल बाद ऐसा वक्त आया है जब चांद ने इंसान को अपनी तरफ खींचा है, और इस बार जो सबसे पहले वहां जाएगा उसके बेशुमार खजाने पर पहला हक उसी का होगा। जब सन 2013 में चीन का रोवर जेड रैबिट चांद की सतह पर उतरा तो उसके बताए गए मकसदों में से एक था अपने रडार के इस्तेमाल से मिट्टी की मोटाई का पता लगाना। लेकिन चीन ने यह नहीं बताया कि उसका कैमरा कुछ और भी तलाश कर रहा था, यानी हीलियम 3। यह अनोखा तत्व भविष्य का ईंधन बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन एंड मैडिसन में जेरल्ड कुलजिन्स्की ये पता लगाने वाले पहले इंसान बनना चाहते हैं कि इस ईंधन को एक सुरक्षित और प्रदूषण रहित न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी हीलियम 3 में इतनी दिलचस्पी होने की वजह है कि ये हमारी ऊर्जा की भूख को लंबे वक्त तक पूरा कर सकता है, और इससे बनी न्यूक्लियर पावर से जरा भी न्यूक्लियर वेस्ट पैदा नहीं होगा और न ही हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचेगा। हीलियम 3 आइसोटोप बहुत दुर्लभ है और पृथ्वी पर इसे बेशकीमती माना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर हीलियम 3 आइसोटोप थर्मोन्यूक्लियर हथियारों को बनाने के दौरान पैदा होती है। लेकिन चांद की बात अलग है। हमारा सूरज एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर भट्टी है और इस पर बनने वाली हीलियम 3 लगातार सौर वायु में शामिल होती रहती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इस सौर वायु को मोड़ देता है, लेकिन चांद पर ऐसा कुछ नहीं होता। चांद की सतह पर अरबों सालों से हीलियम 3 का हमला हो रहा है और इसकी मिट्टी इससे भरपूर है। पूरे उत्तरी अमेरिका की बिजली की मांग को 40 टन हीलियम 3 पूरा कर सकती है। चांद पर कम से कम 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। शायद चांद पर पहुंचने के बाद हमें और भी हीलियम 3 मिलेगी। हीलियम 3 ऊर्जा की अगली होड़ को चिंगारी दिखा सकती है। चीन का अनुमान है कि उन्हें अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए हर साल 50 टन हीलियम 3 की जरूरत है। पृथ्वी के लिए 250 टन हीलियम 3 काफी होगी। 1 टन की कीमत $10 अरब हो सकती है। ऐसा भी मुमकिन है कि दूसरे देश हीलियम 3 के इस्तेमाल का बेहतर तरीका ढूंढ निकालें और हम उनसे हीलियम 3 खरीदना शुरू कर दें। ये दूसरे देशों से तेल खरीदने जैसा ही होगा। जो भी देश हीलियम 3 को कंट्रोल करेगा वो पृथ्वी की अगली महाशक्ति बनेगा, बशर्ते वो इससे असलियत में ऊर्जा पैदा कर पाए। हमने कंडीशनिंग रन करके उच्च शक्ति वाले DT/DD रन को पूरा कर लिया है। अब वक्त है आगे बढ़ने का और हीलियम 3 को पूरा करने का। असली बात ये समझना है कि हीलियम 3 के इस्तेमाल से कैसे एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को शुरू किया जा सकता है। शुरू कीजिए। आज ये हाइड्रोजन के एक आइसोटोप ड्यूटेरियम को डी हीलियम 3 रिएक्शन नाम की एक प्रक्रिया के साथ मिला रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक लग रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक है। तो उम्मीद के मुताबिक हम 10 MeV से ऊपर डी हीलियम 3 प्रोटॉन्स को देख रहे हैं। बहुत अच्छे, ये इनकी खासियत है। चेंबर के अंदर एक गोलाकार ग्रिड एक विद्युतीय क्षेत्र को पैदा करती है और गैस को आयोनाइज करती है। जब एटमों के केंद्र तेज रफ्तार से ग्रिड के बीच में गिरते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बैंगनी रंग की रोशनी पैदा होती है। जेरल्ड के प्रयोग ने साबित कर दिया है कि एक नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम 3 का रिएक्टर काम कर सकता है, लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। फिलहाल इस मशीन को चलाने में जो ताकत लगती है वो इस प्रक्रिया से पैदा होने वाली ताकत से ज्यादा है। मशीन के अंदर चल रही प्रक्रियाओं और उससे जुड़ी फिजिक्स को समझने के बाद हम इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और फ्यूजन की रफ्तार को बढ़ाकर इसे और भी ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। उनके हीलियम 3 रिएक्टर को असलियत में ऊर्जा पैदा करने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन वो उस जगह पहुंचने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं
और जेरल्ड को शक है कि हीलियम 3 रिएक्टर पर काम करने वाली उनकी लैब दुनिया में अकेली नहीं है। कोई भी होड़ तभी खत्म होती है जब कोई हमसे पहले उसे पूरा कर ले। हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं। बदकिस्मती से मुझे लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड अपना खजाना किसी को भी आसानी से नहीं देता। चांद की सतह पर 14 दिन बिताने के बाद चीन के रोवर जेड रैबिट में गड़बड़ होनी शुरू हो गई। चांद की रात के जमा देने वाले तापमान ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को खराब किया। कुछ हफ्तों बाद पृथ्वी से उसका संपर्क टूट गया। लेकिन चीन फिर वहां जाएगा। इस बीच चांद के खनन की तरफ उठाए गए पहले कदम से नासा को एक बड़ी छलांग लगाने की प्रेरणा मिली है। तो पिछले 6 महीनों में काफी कुछ हुआ है और चांद पर व्यावसायिक मिशन भेजने के मामले में नासा की सोच में काफी बड़ा बदलाव आया है। नासा ने अब निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है, जैसे कि मून एक्सप्रेस और एस्ट्रोबॉटिक। इससे इनके चांद पर रोबोट भेजने के कार्यक्रम में तेजी आएगी और शायद जल्द ही चांद पर रिसर्च का साजो सामान भेजने के लिए इन्हें पैसे मिलेंगे। हमने इस मिशन का ज्यादातर खर्च पेलोड सेल के जरिए जुटाया है। हाल ही में हमने एस्ट्रो स्केल के पहले पेलोड को वहां पहुंचाया है। इस कामयाबी ने हमारे काम करने के तरीके पर मोहर लगा दी है और भविष्य में हम बहुत सारे पेलोड को वहां पहुंचाने वाले हैं। नासा की बढ़ती हुई दिलचस्पी अमेरिका को चांद पर उसकी वही बढ़त दोबारा हासिल करा सकती है जो उसने कई दशकों पहले हासिल की थी। आज हमारे हक में जो सबसे बड़ी बात है वो है सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच की साझेदारी, जो हमें चांद पर जीत दिलाएगी। हमारी पृथ्वी पर हर जंग, सारी ताकत, सारी राजनीति की वजह है इसके सीमित साधन और सीमित जगह। ब्रह्मांड हमें बुला रहा है। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें तो वहाँ होना चाहिए। चांद एक बार फिर चमक रहा है। तकरीबन 50 साल पहले हम अमेरिका की शान बढ़ाने वहाँ गए थे। इस बार अमेरिका की शान और व्यावसायिक जोश हमें वहाँ ले जा रहा है और ये हमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए प्रेरित करता रहेगा जो इसके छुपे हुए खजाने को ढूंढ पाएगी।